नमस्कार, ये ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा है। इंग्लैंड, पश्चिम यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी अफ्रीका, मॉरिशस, पश्चिम एशियाई देशों और खाड़ी देशों के लिए लक्षित हिंदी सेवा के इस सोशल मीडिया कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पेश है ESD न्यूज मैगजीन। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप मनोज कुमार चौधरी से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया गांव में स्टैचू ऑफ यूनिटी के निकट एक उद्यान आवास औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों वाले आरोग्य वन का उद्घाटन किया। अधिकारियों ने इसे लेकर कहा कि आरोग्य वन लगभग 17 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इस वन में विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधे समाहित हैं, जो मानव जाति के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। WHO के आंकड़े के अनुसार विश्व भर में कोविड-19 से संक्रमित मामलों की संख्या 44 मिलियन के आंकड़े को पार कर चुकी है। फ्रांस और जर्मनी ने कोरोना वायरस के संक्रमण में बढ़ोतरी को नियंत्रित करने के लिए सामाजिक जीवन पर कड़े प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। पुलिस तथा अधिकारियों ने कहा कि कल फ्रांस के नीस शहर के एक चर्च में हुए आतंकी हमले में एक चाकू चलाने वाले हमलावर ने एक महिला का सिर काट दिया तथा 2 अन्य लोगों की हत्या कर दी। नीस के मेयर क्रिश्चियन एस्त्रोसी ने ट्विटर पर इसे आतंकवादी हमला कहा तथा उन्होंने ये घटना नोस्ट्रेडैम चर्च में या उसके निकट घटी तथा पुलिस ने हमलावर को पकड़ लिया है। एस्त्रोसी ने कहा कि माना जा रहा है कि चर्च में मारे गए लोगों में चर्च का एक वार्डन था। एस्त्रोसी ने पत्रकारों को बताया कि हिरासत में लिए जाने के दौरान पुलिस ने संदिग्ध चाकू हमलावर को गोली मारी थी। वो अस्पताल में जीवित है। पुलिस का कहना है कि इस हमले में 3 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है तथा कई लोग घायल हुए हैं। आज देश के विभिन्न भागों में धार्मिक उल्लास के साथ पैगंबर मोहम्मद की जयंती ईद मिलाद उन नबी मनाई जा रही है। कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए विभिन्न आयोजक समितियों ने मिलाद जुलूसों को बाहर नहीं निकालने के निर्णय लिए हैं। बहरहाल मिलाद महफिल तथा सीरत मजलिस का आयोजन कोविड दिशा निर्देश के अनुसार किया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू तथा प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। एक संदेश में श्री कोविंद ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद ने प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया तथा विश्व को मानवता की राह पर चलने की सीख दी। उन्होंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद समानता और सद्भाव पर आधारित समाज को निर्मित करना चाहते थे। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने कहा कि पवित्र पैगंबर ने मानव समाज को दया और सार्वभौमिक भाईचारे का धार्मिक मार्ग दिखाया। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी ने मिलाद उन नबी के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने आज के दिन सभी लोगों में दया और भाईचारे की भावना जागृत होने की आशा जताई। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा, चल रही महामारी ने भू राजनीति तथा सत्ता के संकेंद्रण के प्रयासों के साथ जुड़े जोखिमों के आर्थिक परिणामों को सामने ला दिया है। कोविड के बाद के विश्व में भारत की विदेश नीति पर पेरिस के IFRI में बोलते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस महामारी ने विविधता तथा लचीलेपन वाली आपूर्ति श्रृंखला को सुनिश्चित करने के महत्व को भी प्रमुखता से उभारा है। उन्होंने कहा कि विश्व को अत्यधिक विश्वसनीय तथा योग्य खिलाड़ी की आवश्यकता है तथा भारत दोनों ही कसौटी पर खरा उतरता है। मंत्री ने कहा कि भारत सदा से ही अपने प्राचीन दर्शन वसुधैव कुटुंबकम को मानता रहा है।
महामारी के दौरान भी भारत ने अपनी औषधीय उत्पादन में बढ़ोतरी की, विशेषकर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन और पैरासीटामोल के उत्पादन को बढ़ाया ताकि विश्व की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत ने 150 देशों को औषधि की आपूर्ति की। इनमें से आधे से अधिक देशों को ये आपूर्तियां निःशुल्क की गई। यूरोपीय संघ ने कहा कि नागोर्नो काराबाख के संघर्षों में हो रही बढ़ोतरी अस्वीकार्य है तथा इसने एक नई शांति वार्ता का आह्वान किया है। रूस, फ्रांस तथा अमेरिका की मध्यस्थता वाले 3 संघर्ष विराम के समझौते असफल रहे हैं, क्योंकि इस संघर्ष में दोनों पक्षों के नागरिक मारे गए हैं। इसी दौरान तुर्की ने किसी प्रकार की शांति वार्ता में एक बड़ी भूमिका निभाने की मांग की है। आज भारत में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या 6 लाख के नीचे आ गई है। वर्तमान में देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 5,94,000 है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार लगातार बढ़ती रिकवरी के कारण देश में वास्तविक संक्रमण की संख्या कम हुई है तथा वर्तमान में कुल पॉजिटिव मामलों के केवल 7.35% ही शामिल हैं। कोविड-19 रोगियों की देश में संक्रमण मुक्त होने की दर सुधरकर 91.15% हो चुकी है। गत 24 घंटों में 57,000 से अधिक रोगी संक्रमण मुक्त हुए हैं। संक्रमण मुक्त होने वाले रोगियों की कुल संख्या 73,73,000 से अधिक हो चुकी है। गत 24 घंटों में 48,648 नए मामले सामने आने से देश में पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या अब 80,88,000 हो चुकी है। कोविड महामारी से बुरी तरह प्रभावित व्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे अमेरिका में इस वर्ष जुलाई से सितंबर की तीसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक तेजी आई है। इस तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद में वार्षिक 33.1% की वृद्धि दर्ज हुई। इस खबर से अमेरिका के शेयर बाजार में सकारात्मक प्रभाव पड़ा। शुरुआती कारोबार नुकसान से शुरू हुआ, लेकिन बाद में इसमें काफी तेजी देखी गई। तीसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था बढ़ने के प्रमुख कारणों में उपभोग की वस्तुओं की खरीद में तेजी आना, व्यापार गतिविधियां बढ़ना और आवास क्षेत्र में निवेश तथा निर्यात में वृद्धि होना शामिल है। पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने जम्मू कश्मीर में पुलवामा आतंकी हमले में अपने देश की भूमिका स्वीकार की है। उन्होंने पाकिस्तान की संसद को बताया कि 2019 में पुलवामा आतंकी हमला इमरान खान सरकार की एक बड़ी सफलता थी। पहली बार पाकिस्तान के किसी मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया है, जिसे भारत हमेशा से कहता रहा है कि पाकिस्तान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भारत पर हमला करने वाले आतंकी गुटों को बढ़ावा देता है और उनका समर्थन करता है। पुलवामा हमले के जवाब में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविरों पर बमबारी की थी। पाकिस्तान स्थित इस आतंकी गुट ने हमले की जिम्मेदारी ली थी। विदेश मंत्रालय की कल साप्ताहिक मीडिया बैठक के दौरान प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने एक बार फिर पाकिस्तान की आलोचना करते हुए कहा कि वो भारत के खिलाफ आतंकवाद पर रोक लगाने में नाकाम रहा है। भारत ने फ्रांस के राष्ट्रपति इम्मानुएल मैक्रों के प्रति अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किए जाने की निंदा की है और इसे अंतर्राष्ट्रीय शिष्टाचार के बुनियादी मानदंडों का उल्लंघन बताया है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत उस आतंकी हमले की भी निंदा करता है जिसमें फ्रांस के एक शिक्षक की जघन्य हत्या कर दी गई थी। बयान में कहा गया है कि भारत शिक्षक के परिवार और फ्रांस के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करता है। मंत्रालय ने कहा कि किसी भी कारण से और किसी भी परिस्थिति में आतंकवाद को उचित नहीं ठहराया जा सकता। आईपीएल क्रिकेट में दुबई में कल रात चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता ने 5 विकेट पर 172 रन बनाए।
जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स ने 4 विकेट खोकर 173 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। टूर्नामेंट में आज अबू धाबी में किंग्स 11 पंजाब का सामना राजस्थान रॉयल से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। नमस्कार। ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा से प्रस्तुत है सामयिक वार्ता। विषय है भारतीय अर्थव्यवस्था फिर से सुधार के मोड़ में। आलेख तैयार किया है NIPP की प्रोफेसर और लेवी अर्थशास्त्र संस्थान न्यूयॉर्क में रिसर्च एसोसिएट डॉक्टर लेखा S चक्रवर्ती ने। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने कहा है कि त्योहार के महीनों में उपभोक्ता वस्तुओं की मांग काफी बढ़ गई है। अक्टूबर से मार्च तक भारत में एक के बाद एक त्योहार आते हैं। निक्केई विनिर्माण क्रय प्रबंधक के सूचकांक PMI के आधार पर वित्त मंत्री ने कहा कि महामारी लॉकडाउन के प्रतिबंधों में ढील देने और विभिन्न सरकारी उपायों से मदद के बाद देश में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई है। 50 से ऊपर PMI का आंकड़ा विस्तार को दर्शाता है और 50 से नीचे संकुचन को दर्शाता है। वित्त मंत्री ने कहा, विश्लेषणों से पता चला है कि PMI अगस्त में 52 से बढ़कर सितंबर में 56.8 हो गया, जो जनवरी 2012 के बाद सबसे अधिक है। त्योहार के मौके पर खरीदारी की इच्छा शक्ति के मजबूत बनने, कार की बिक्री में तेजी से साल दर साल दोहरे अंक की वृद्धि का उल्लेख किया गया है। दोपहिया वाहनों की बिक्री से देश के कुछ हिस्सों में अनुमानों में वृद्धि देखने को मिली है। कृषि निर्यात, लदान, फार्मास्यूटिकल्स, दवा उद्योग, इंजीनियरिंग, माल और वृद्धि में योगदान और रसायनों सहित इन घटकों में वसूली के साथ सकारात्मक रूप से निर्यात भी बढ़ा है। विदेशी मुद्रा भंडार फल फूल रहे हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 555.12 अरब अमेरिकी डॉलर है, जो अब तक का सबसे अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने अनुमान जताया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 2021-22 में फिर से उछाल देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुमान के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था हाल तक सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था थी। 2019-20 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी 42% रही, जबकि 2019 में चीन में ये दर मात्र 6% रही। हालांकि IMF का अनुमान है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी अगले साल चीन से आगे निकल जाएगी, क्योंकि संस्थान ने अनुमान व्यक्त किया था कि भारत इस दर में 8.8% विस्तार करेगा, जबकि चीन की विकास दर 8.2% रहने की संभावना है। एक और महत्वपूर्ण नीतिगत घोषणा ऋण स्थगन है। इससे ऋण लेने वालों को भी लाभ होगा। 2 नवंबर 2020 का दिन उच्चतम न्यायालय में ऋण स्थगन याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए निर्धारित है और ब्याज पर ब्याज कैसे माफ किया जाए, इस बारे में बहस की सुनवाई होगी। केंद्र सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय के माध्यम से दाखिल हलफनामे से कर्जदारों के एक बड़े वर्ग को राहत मिलेगी। हलफनामे में कहा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर की राशि को 5 नवंबर तक ऋण धारकों के खातों में जमा करा दिया जाएगा। मार्च 2020 में सरकार ने सभी अवधि के ऋणों के लिए आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज के तहत ऋण स्थगन की घोषणा की थी। ये कर्ज माफी नहीं बल्कि EMI यानी महीने की किश्त की राशि के स्थगन की योजना थी। ऋण धारकों को बाद में कंपित EMI वापस देने का प्रावधान था। ये घोषणा केवल बैंकों, गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों, NBFCs और राज्य सहकारी बैंकों से लिए जाने वाले 2 करोड़ रुपए तक के ऋणों के लिए थी। इसमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के ऋण धारक शामिल हैं। इसमें लघु, कुटीर एवं मध्यम उपक्रम, MSME, शिक्षा, आवास, उपभोक्ता वस्तुओं के ऋणों का स्थगन शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि अर्थव्यवस्था में पुनरुद्धार के संकेत दिख रहे थे, लेकिन चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि नकारात्मक या शून्य के आसपास रह सकती है। ये मुख्य रूप से चालू वित्त वर्ष अप्रैल-जून की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था में 23.9% के भारी संकुचन के कारण है।
वित्त मंत्री ने ये भी स्पष्ट किया कि 25 मार्च को लगाया गया लॉकडाउन आजीविका के मुकाबले जीवन को बचाने को प्राथमिकता देने वाले ढांचे पर आधारित था। गौरतलब है कि 2020 की पहली तिमाही में साल दर साल में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI में 49% तक की कमी आई थी। इस साल के लिए ये गिरावट 40% तक थी। UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार यूरोपीय संघ में FDI प्रवाह पहली बार नकारात्मक हो गया, जो 202 अरब अमेरिकी डॉलर से शून्य से 7 अरब डॉलर तक गिर गया, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवाह 61% गिरकर 51 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने अपनी गणनाओं की घोषणा करते हुए बताया है कि 2021-22 में आर्थिक विकास दर में 9.5% की कमी आई है। MPC ने नीतिगत दरों को यथास्थिति पर रखा है, क्योंकि मुद्रास्फीति 6% से ऊपर थी, जो बैंकों की दीर्घकालिक नीतियों की राशि से अधिक है। राजकोषीय और मौद्रिक नीति के रुख से बाजार में नकदी को देखते हुए वक्र के समतल होने की उम्मीद है। वायरस महामारी मुख्य रूप से मजबूत राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के साथ अर्थव्यवस्था में भी बदलाव ला सकती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्रय प्रवृत्ति की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य 2024 तक प्राप्त किया जा सकता है। ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा से प्रस्तुत है समाचार पत्रों से। आलेख तैयार किया है ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार एकांश ने। वाचन स्वर है वीरेंद्र कौशिक का। आज विभिन्न समाचार पत्रों ने मुख्य समाचारों को अपनी सुर्खी बनाया है और महत्वपूर्ण विषयों पर संपादकीय लिखे हैं। सबसे पहले समाचार पत्रों की सुर्खियां। फ्रांस में गिरजाघर में आतंकी हमला अखबारों की बड़ी खबर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, आतंकवादी ने चर्च में बुजुर्ग महिला समेत 2 लोगों के सिर कलम किए। घटना में 3 लोग मारे गए, कई घायल। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने संसद की कार्यवाही स्थगित कर आपात बैठक बुलाई। पुलवामा हमले पर पाकिस्तान के कबूलनामे को अखबारों ने तरजीह दी है। हिंदुस्तान लिखता है, पाकिस्तान के मंत्री का दावा, हमने पुलवामा हमला कराया। विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा करने के मामले पर जनसत्ता ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज गुट के नेता अय्याज सादिक के हवाले से लिखा है, भारत के हमले के डर से पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष बाजवा समेत सभी के कांप रहे थे पैर और माथे पर थी पसीने की बूंदें। अमर उजाला की बड़ी खबर है, प्रदूषण फैलाने पर 5 साल तक की जेल, 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। आयोग करेगा निगरानी। अध्यादेश के जरिए कानून तत्काल लागू, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण भंग। दैनिक जागरण की खबर है, चंदे का आतंक के लिए इस्तेमाल करने वाले स्वयंसेवी संगठनों पर कार्रवाई। कश्मीर से दिल्ली तक 9 जगह राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की छापेमारी। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष जफर के मकान पर भी छापा। दैनिक भास्कर की खबर है, दिल्ली में दूसरे दिन भी सामने आए कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले। 5,700 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि। फ्रांस और जर्मनी में फिर लॉकडाउन, पहले के दौर की लापरवाही का नतीजा भुगत रहे यूरोपीय देश। दैनिक जागरण लिखता है, 6 महीने बाद बिजली और स्टील के उत्पादन में बढ़ोतरी। कोर सेक्टर का उत्पादन कोरोना के दौर से पहले की स्थिति के आसपास पहुंचा। दैनिक जागरण ने संपादकीय लिखा है, पाकिस्तान की स्वीकारोक्ति। पत्र लिखता है, पाकिस्तान आतंकवाद को खुला समर्थन देने की अपनी नीति पर किस तरह बेशर्मी के साथ इतराता है, इसका ताजा प्रमाण है वहां के केंद्रीय मंत्री फवाद चौधरी का भरी संसद में ये कहना कि पुलवामा हमला इमरान खान के नेतृत्व में हुआ था। इस हमले को उन्होंने एक बड़ी कामयाबी भी करार दिया। ये स्वीकारोक्ति उस शर्मिंदगी से उबरने के चक्करों में की गई जो एक विपक्षी सांसद के इस बयान के कारण सरकार और साथ ही सेना को उठानी पड़ रही थी कि विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई इसलिए तुरंत करनी पड़ी क्योंकि भारत के हमले की आशंका में पाकिस्तानी सेना प्रमुख बाजवा के पैर कांप रहे थे। ऐसा हो ही रहा था, इसका प्रमाण तो अभिनंदन की तत्काल रिहाई रही
और दूसरा पाकिस्तान का ये कहना कि बालाकोट की एयर स्ट्राइक में बस कुछ पेड़ों को नुकसान पहुंचा था। अच्छा होगा कि अब अपने देश के वे विपक्षी नेता भी थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करें जो इस एयर स्ट्राइक के प्रमाण मांगने के साथ पुलवामा हमले को लेकर पाकिस्तान जैसी भाषा बोल रहे थे। बड़बोले फवाद चौधरी के बयान पर इसलिए हैरानी नहीं क्योंकि पाकिस्तान इसके पहले भी आतंकवाद को सहयोग समर्थन देने की बात समय समय पर स्वीकार करता रहा है। इसके अलावा विभिन्न स्रोतों से इसके सबूत भी सामने आते रहे हैं कि पाकिस्तानी सरकार और सेना किस तरह आतंकी संगठनों को पालने पोसने का काम करती रही है। भारत को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और खासकर वो FTF फवाद चौधरी के बयान का सही तरह से संज्ञान ले जो आतंकवाद पर लगाम न लगा पाने के बाद भी पाकिस्तान को मोहलत देने पर लगा हुआ है। भारत को ये सवाल उठाना चाहिए कि आखिर पाकिस्तान के प्रति कब तक नरमी बरती जाती रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान इस ओर भी आकर्षित किया जाना चाहिए जो पाकिस्तान आतंकवाद का सबसे बड़ा गढ़ बना हुआ है वो किस तरह दुनिया भर में आतंकी हमलों को अंजाम देने वालों की तरफदारी कर रहा है। निसंदेह ये बेशर्मी की पराकाष्ठा ही है कि पेरिस में एक शिक्षक का सिर कलम किए जाने की बर्बर और खौफनाक घटना के विरोध में जिन इमरान खान के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, उन्होंने मजहबी कट्टरता से लड़ने की फ्रांसीसी राष्ट्रपति की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाए और वो भी बेहद भौंडे ढंग से। चूंकि तालिबान खान कहे जाने वाले इमरान खान के नेतृत्व में पाकिस्तान के सही राह पर आने के कोई आसार नहीं, अतः भारत को सतर्क रहना होगा, इसलिए और अधिक क्योंकि वो कश्मीर में आतंकी दस्ते और हथियार भेजने के साथ मजहबी कट्टरता को खुराक भी देता रहा है। नव भारत टाइम्स अपने संपादकीय पढ़ाई में पिछड़ते बच्चे के अंतर्गत लिखता है, एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट यानी असर का ताजा सर्वे मौजूदा स्कूली शिक्षा की बेहद चिंताजनक तस्वीर पेश करता है। ये सर्वे पिछले महीने यानी सितंबर में किया गया जब कोरोना के चलते स्कूलों को बंद हुए 6 महीने हो चुके थे। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 20% बच्चों के पास पाठ्य पुस्तकें ही नहीं है। ये राष्ट्रीय औसत है। अलग अलग राज्यों का हाल देखना हो तो राजस्थान में पाठ्य पुस्तकों से वंचित बच्चों का प्रतिशत 40 है, जबकि आंध्र प्रदेश में 65 से भी ज्यादा। जिस हफ्ते में ये सर्वे किया गया तब तक की स्थिति ये थी कि 1/3 ग्रामीण बच्चों की कोई लर्निंग एक्टिविटी नहीं हुई थी, जबकि 2/3 बच्चों को स्कूल से कोई लर्निंग मटेरियल ही नहीं मिला था। लाइव ऑनलाइन कक्षाओं की बड़ी चर्चा है, लेकिन वहां तक पहुंच केवल 10% ग्रामीण बच्चों की ही दर्ज की जा सकी। आम चलन के मुताबिक इसके पीछे टेक्नोलॉजी की सीमित पहुंच को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा, लेकिन असर की ये रिपोर्ट जोर देकर कहती है कि मामला सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है। हाल के दिनों में वैसे भी स्मार्टफोन का मार्केट बढ़ा है। देश में 2018 के मुकाबले स्मार्टफोन धारकों की संख्या करीब करीब दोगुनी हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 1/3 बच्चे ऐसे हैं जिनकी स्मार्टफोन तक पहुंच होने के बावजूद लर्निंग मटेरियल नहीं मिल सका। इस बीच सरकार ने तमाम सावधानियों के साथ स्कूल खोलने की इजाजत दे दी है, फिर भी ज्यादातर बच्चों ने स्कूल जाना शुरू नहीं किया है। अभिभावकों के मन में बैठा डर उन्हें बच्चों को स्कूल भेजने से रोक रहा है। उन्हें पता है कि बच्चों को लाख ध्यान दिलाया जाए तो भी वे ना मुंह पर मास्क लगाए रख पाएंगे और ना ही दोस्तों से डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। ये डर वास्तविक है और रातों रात नहीं छटने वाला, यानी देश के ज्यादातर बच्चों के कोरोना से पहले वाले स्तर की शिक्षा तक दोबारा पहुंचने में अभी वक्त लगेगा। और ये स्थिति उन बच्चों की है जो स्कूली शिक्षा व्यवस्था के दायरे में शामिल हैं। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक देश के 6 से 10 साल की उम्र के 5.3% ग्रामीण बच्चे ऐसे हैं जिनका किसी स्कूल में एडमिशन ही नहीं हुआ। आंकड़े की अहमियत तब समझ में आती है जब हम देखते हैं कि 2018 में ऐसे ग्रामीण बच्चों का प्रतिशत महज 1.8 था। संयोग कहिए कि इसी साल केंद्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी लेकर आई है, जिसमें बच्चों को सिखाने के नए नए तरीकों पर कई मौलिक सुझाव दिए गए हैं। अगर कोरोना से उपजी स्थितियों ने ग्रामीण बच्चों को जितना पीछे धकेल दिया है, वहां से इनको सामान्य स्तर तक लाने के लिए जल्द ही एक विशेष नीति की जरूरत पड़ेगी।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अमल कुछ समय बाद भी शुरू हो तो कोई हर्ज नहीं। ये था ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का यूट्यूब कार्यक्रम। ESD न्यूज मैगजीन का अगला अंक लेकर हम फिर हाजिर होंगे। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।